नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी और मेरे साथ है फारूक हैदर भाई, सीनियर जर्नलिस्ट। आज बात करते हैं जिस तरह से मुर्तजा को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि उसने बाकायदा जो हथियार खरीदा उसके बाद वो मंदिर के अंदर घुसा, सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया। उसके पीछे जो मंशा थी वो ये थी कि उसका ये कहना था कि मुसलमानों के खिलाफ जाति हो रही है देश में और इसका बदला लेने के लिए उसने इस घटना को अंजाम दिया। बहरहाल अब पुलिस मामले की जांच कर रही है, उससे पूछताछ की जा रही है। उसके फादर का कहना है कि उसकी मेंटल हालत ठीक नहीं है, इस वजह से वो इस तरह की बातें कर रहा है। हालांकि उसकी शादी भी टूट चुकी है, पढ़ा लिखा भी अच्छा खासा है। अब एक शख्स जो पढ़ा लिखा है, जो उसके फादर कह रहे हैं उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अचानक वो इस एक तरह से कहा जाए दिशाहीन हो जाता है और वो एक ऐसी जगह चला जाता है जहाँ पर जो उसने घटना की। अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं और पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी कर लिया है। हैदर भाई, किस तरह से देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, इस पूरे मामले के दो पहलू हैं। पहला ये कि उसको या तो बरगलाया गया और उसने लोगों की जो उसके उकसावे में आकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया, इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। दूसरा पहलू इसका ये है कि क्या वो वाकई जो चरमपंथी संगठन है, जो आतंकी संगठन है, उनके वो लिटरेचर को पढ़ रहा था या फिर उनके वेबसाइट को वो विज़िट कर रहा था? क्या वो जाकिर नायक जैसे लोगों को सुन रहा था? क्या वो इस तरह के तरीके देख रहा था जिस तरह कैसे हमले किए जा सकते हैं? अगर उसने ये किया है तो इसका ये मतलब है कि वो एक ट्रेंड आतंकी की कैटेगरी में आता है। और अगर वो लोगों के बरगलाने पर उसने ये वारदात को अंजाम दिया है तो उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। एक इसका पहलू और है कि जो उसकी फैमिली कह रही है, फैमिली का कहना है कि वो दिमागी रूप से फिट नहीं था और वो अक्सर इस तरह की मतलब उत्तेजित करने वाली चीज़ें किया करता था। तो अगर ये चीज़ साबित हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि उस पर केस ही नहीं बनेगा, क्योंकि अगर जो आदमी दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं है उसके ऊपर भी जो केस बनते नहीं है इस तरह की कार्रवाई के मामले में। तो ये तीनों पहलू हैं। अभी फ़िलहाल जांच चल रही है और जिस तरह से जांच हो रही है, जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं एक के बाद एक, तो ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में ये साफ़ हो जाएगा कि इसने साजिशन ये घटना को अंजाम दिया, ये वारदात को अंजाम दिया, या फिर एक्चुअली में ये दिमागी रूप से अस्वस्थ था। देखिए, जहाँ तक बात है दिमागी रूप से अस्वस्थ की, वो तो डॉक्टर ही डिक्लेयर करेंगे और उसका बाकायदा एक टेस्ट होता है जो डॉक्टर पूरा स्क्रीनिंग करेंगे और जो ऑब्वियसली पास हिस्ट्री रही है, जो मेडिकल हिस्ट्री रही है, उससे डिसाइड होगा कि वाकई उसका ट्रीटमेंट उस सेंस में चल रहा था कि उसका जो दिमाग था वो स्थिर नहीं था और वो ऑब्वियसली इस तरह की बातें सोचता था। दूसरा सवाल ये उठता है इस पूरी घटना से लेकर, अगर इसको ये कहा जाए कि कोई आतंकवादी संगठन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, एक शख्स जो लिटरेचर पढ़ रहा है, एक शख्स जिसको लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ बहुत गलत हो रहा है देश में, एक शख्स जो लिटरेचर पढ़ने के बाद और एक घटना को अंजाम देने के लिए एक चाकू खरीदता है और ऐसा चला जाता है, उसको हम टेररिस्ट की कैटेगरी में रखेंगे या उसको ये कहेंगे कि एक तरह से रेडिकलाइज हो गया है? या जैसे मैंने कई केसेस देखे, एक बार एनआईए ने पकड़ा था ISIS के दिल्ली से ही, तो वो जो लड़के थे वो लिटरेचर पढ़ रहे थे, वो लड़कों यूट्यूब में देख रहे थे। तो क्या देखना, लिटरेचर पढ़ना या उससे सीखना, क्योंकि हर चीज़ अवेलेबल है सोशल मीडिया पर, तो क्या ये प्रूव कर देता है कि आप आतंकवादी हैं? हाँ, तो अगर इस तरह से चीज़ें होती, क्योंकि अगर आप देखें कि 2014 से या उससे पहले 13 से हम लोग ISIS की स्टोरीज़ कर रहे हैं और उसके बाद इस तरह की जो आतंकी घटनाएं होती हैं उन पे हम स्टोरी करते हैं, हम लोग रिसर्च करते हैं। हमारे न्यूज़ चैनल यानी आज तक में आप देखेंगे कि मैक्सिमम लोग ISIS की वेबसाइट खोले होते हैं या उनकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि NIA ने इस बिना पर उस पर नकेल नहीं कसी होगी कि वो ISIS का लिटरेचर पढ़ रहा है या फिर किसी और आतंकी संगठन का लिटरेचर पढ़ रहा है, क्योंकि लिटरेचर पढ़ना अलग बात है और उसको अंजाम देना वो जुर्म की कैटेगरी में आता है। पढ़ने में उसको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि हम लोग भी यहाँ रिसर्च के दौरान ये सारी चीज़ें करते हैं। अब मामला ये है कि उसकी गतिविधियाँ क्या थी। अगर जैसे कि अभी जांच शुरू हुई है, NIA उसके जो बैकग्राउंड है उसको भी जांचेगी कि क्या वो स्कूल के दौरान भी ऐसा था या फिर जब पिछले कुछ दिनों से उसकी गतिविधियाँ चेंज हुई हैं, किस तरह के लोगों से मिलता था, किस तरह की बातें होती थी। सवाल ये भी उठता है ना कि अगर आप टेररिस्ट हैं तो आपके अकाउंट में पैसा आना चाहिए हवाला के जरिए। अगर आप टेररिस्ट हैं तो एक्टिविटी ये होनी चाहिए कि आपके पास हथियार होना चाहिए। अगर आप टेररिस्ट हैं तो ये एक्टिविटी होनी चाहिए कि आप या तो ये तो एक तरह से कहा जाए कॉरिबरेटिव एविडेंस जिसको कहा जाता है ना, सहायक सबूत, कि आपके पास ठीक है आप लिटरेचर भी पढ़ते हैं, एक ये बात बोल दी जाती है, लेकिन इसके साथ साथ आपने क्या मेन काम क्या किया? क्या आपने बम प्लांट किया? क्या आपने बम बनाया? क्या आपने बम को की प्लानिंग में शामिल रहे? क्या आपने
ट्रेनिंग ली कहीं जाकर, क्या आपने जो है वो आप संपर्क में थे, आपके पास ट्रांजैक्शन आ रही है, तो ये सारी चीज़ें जब क्लब होती है तब जाकर कोई आतंकवादी डिक्लेयर होता है, मेरा नॉलेज ये कहता है। क्योंकि ऐसे आप किसी को ये कह देना कि लिटरेचर पढ़ रहा है या ऐसे ही कह देना कि वो भाई बम बनाने की प्लानिंग कर रहा है, तो ये तो मुझे लगता है बहुत अधूरी सी बात रहेगी। इसमें एक पहलू और है जिसका एक टर्म है कि सेल्फ मेड टेररिस्ट, जिसे लोन वुल्फ अटैक। आपने देखा होगा कि जो यूरोपियन कंट्री में हुए, अमेरिका में भी इस तरह की वारदातें हुई। लोन वुल्फ अटैक क्या होता है कि एक आदमी खुद ही ये प्लान करता है कि उसको हमला करना है और वो अकेले उस हमले को अंजाम देता है। तो ये लोन वुल्फ अटैक की कैटेगरी में आ सकता है, और या फिर ये सेल्फ मेड टेररिस्ट भी हो सकता है कि उसने खुद ही से इतना रेडिकलाइज हो गया, या जो चीज़ें इसने देखी अगल बगल, जैसा कि उसने कहा भी कि जो मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा था उसको लेकर वो दुखी था, इस वजह से उसने ये हथियार उठाने की कोशिश की। तो इस तरह की चीज़ों को अलग अलग कैटेगरी में रखना पड़ेगा, और इस मामले को एनआईए को उसी तरह से जांच भी करनी होगी कि भाई इसका, अगर इसने इस वारदात को अंजाम दिया है तो इसकी मोटिवेशन कहाँ से आ रही थी उसको। क्या उसने खुद से अगल बगल के माहौल को देखकर, या फिर जो देश में माहौल चल रहा है उसको देखकर उसको ऐसा लगा कि शायद मुसलमान ख़तरे में है या मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, तो उसने हथियार उठा लिया, या फिर इसके पीछे कोई लोकल लोग हैं जिसने उसको उकसाया कि ये काम उसे करना है और उसके पीछे कोई साजिश हो, या फिर उसने जो लिटरेचर पढ़ा उसके ज़रिए से उसके ताल्लुक़ आतंकी संगठनों से हुए, उन्होंने उसको इंस्पायर किया कि तुम्हें इस तरह की वारदात को अंजाम देना है। तो अलग अलग कई 3-4 पहलू हैं। मुझे लगता है कि एनआईए को इसको मीडिया के दबाव में नहीं, बल्कि आराम से इसको ये समझना होगा कि इस किस पहलू के तहत इसने ये वारदात को अंजाम दिया। बहुत अच्छी बात बोली है, क्योंकि इसमें जैसे सेल्फ मेड अगर आतंकी है तो ये तो उसके लिए वो पढ़ेगा, उसके लिए ट्रांजैक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो जाकर कोई भी हथियार ले आएगा और उसके बाद वो अटैक कर देगा। उसका मकसद ये होगा कि भाई ये मुसलमानों के खिलाफ, जैसे इसका कहना है, बहुत गलत हो रहा है। लेकिन एक जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक अलग तरीके से प्लान्ड वो चलती है, वो उसके पास फंड भी आता है, उसके पास कई सारे टेररिस्ट उनके साथ काम कर रहे होते हैं, स्लीपर सेल्स होते हैं, कई सारे टेररिस्ट प्लानिंग में इन्वॉल्व होते हैं, उनके पास हथियार पहुंचाया जाता है, या वो हथियार बनाना सीखते हैं, या उसकी भी बाकायदा ट्रेनिंग ली जाती है। कई बार तो हमने खबरें करी है जो पीओके में जाकर उन्होंने ट्रेनिंग ली और फिर वापस आए और अटैक कर दिया। तो इस तरह की जो एक बिल्कुल ही कैटेगराइज्ड तरीके से, या एक कहा जाए स्पेसिफिक तरीके से अगर ट्रेनिंग ली जाए तो उसको हम टेररिस्ट की कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन इस तरह के भी लोग ऑब्वियसली रख सकते हैं, क्योंकि मुझे एक पहलू इसमें और ये नज़र आता है कि बहुत से लोग कई बार उत्तेजित हो जाते हैं इस तरह की घटनाओं को देख के कि मतलब उनकी कम्युनिटी पे अटैक हो रहा है या उनकी कम्युनिटी मुश्किल में है, तो वो इस तरह की घटनाओं को अकेले ही अंजाम दे देते हैं। लेकिन कम से कम मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि अगर उसको साजिशन इस हमले को अंजाम देना था तो वो कम से कम पिस्टल या बाकी चीज़ें वो खरीदने की कोशिश करता, ताकि वो अगर लोगों को मारना चाह रहा था तो कम से कम उनसे उस लेकिन मुझे लगता है कि दिमागी हालत वाली बात कही जा रही है कि उनकी ख़राब है, तो ये तो दिमागी हालत ख़राब की कोई वो नहीं है लक्षण कि वो, इसका मतलब बड़ा प्लान्ड वे में चल रहा है, उसको पता है क्या खरीदना है, कैसे जाना है। उसने अगर हंसिया से किया, मेरा ये पॉइंट है कि वो ये भी कर सकता था कि वो हथियार खरीदता और फिर इस तरह की हरकतों को अंजाम देता। जैसे कि हमने देखा है आज़ादी के बाद जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई तो ये जो नाथूराम गोडसे या उनके जो साथी थे वो 2-3 ही लोग थे, उन्होंने खुद से ही ये प्लान किया, खुद से हथियार खरीदा और उस वारदात को अंजाम दिया। तो ऐसे लोग जो क्या होते हैं कि जिनको वो खुद से ऐसा लगता है कि इंडिविजुअली ये लगता है कि हाँ भाई ये अत्याचार हो रहा है या ये गलत हो रहा है, तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाएं, तो उन्होंने वो आवाज़ उठाई। इसी तरह अगर ये इसको भी ऐसा लग रहा था तो हो सकता है कि इसने भी वैसी वारदात को अंजाम दिया। बहरहाल इसकी लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कभी इसके फादर तो ऑब्वियसली कह रहे हैं कि दिमागी हालत ठीक नहीं है, लेकिन जिस तरह के लक्षण दिख रहे हैं, पढ़ा लिखा काफ़ी है, नौकरी भी छोड़ दी एक टाइम के बाद, अच्छी नौकरी थी बताते हैं, और उसके बाद जो फर्स्ट वाइफ है इनकी, उनसे भी जो पूछताछ हुई तो उन्होंने भी ऐसा कोई शक नहीं जाहिर किया। लेकिन इतना ज़रूर कहा कि अभी पीछे एक जो बीच में एक बात रह गई है वो ये है कि इस कोई एटीएस की टीम आई थी, ऐसी कोई बात कही जा रही है कि इनके घर में आई थी और उस 36 लाख रुपए का कोई मामला है। वो क्या मामला है एग्जैक्टली वो तो ऑब्वियसली जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। एयरगन मिलना, तो ऐसे कुछ सबूत हैं जो कुछ इशारा ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन एक हार्ड कोर टेररिस्ट तो नहीं कहा जा सकता। ये जो अभी तक बात समझ में आ रही है, ये तो एक तरह से कहा सकता है कि गली मोहल्ले का एक ऐसा टेररिस्ट है जो सेल्फ मेड है और उसने खुद ही ठान लिया करने का,
लेकिन उसने जगह ऐसी चूज कर ली जिसकी वजह से विवाद ज़्यादा हो गया। हालांकि हम ये तय नहीं कर सकते कि वो हार्डकोर टेररिस्ट है या नहीं है। नहीं, हम तो कैटेगराइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर बड़ा अटैक होगा तो ऑब्वियसली वो प्लान तरीके से होगा और वो एक बड़े ग्रुप का पार्ट होगा, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। तो हो सकता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश भी हो और हो सकता है कि ना भी हो, इसलिए हमें मौका देना चाहिए एनआईए को कि वो अपनी जांच कंप्लीट कर ले, उसके बाद जो फैसला आएगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएगा। बिल्कुल, थैंक यू।